कहानी शुरू होती है हमारे एमसी से, जो हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा होता है। वो एक मैकेनिकल इंजीनियर है, लेकिन ज्यादा काम करने की वजह से उसे स्ट्रोक आ जाता है और अब वो क्रिटिकल हालत में है। बचपन से ही उसका लाइफ बहुत मुश्किल रहा है। उसके माँ बाप उसके पैदा होने के कुछ समय बाद ही मर गए थे और वो एकदम अकेला रह गया था। ग्रेजुएशन के बाद उसने 20 साल एक कंपनी में काम किया, जहां उसे मिलती थी बस ट्रैश पे, मतलब बहुत कम पैसे। इतनी कठिन जिंदगी के बावजूद वो हमेशा सिंगल रहा, क्योंकि कोई लड़की एक ब्रोक और बेकार इंसान के साथ रहना नहीं चाहती थी। ये सब सोचकर एमसी डिसाइड करता है कि अब बहुत हो गया। वो लड़ना बंद कर देता है, आंखें बंद करता है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन जब वो दोबारा आंखें खोलता है तो खुद को एक लग्जोरियस रूम में पाता है, जहां हर तरफ चमचमाता खजाना पड़ा होता है। पहले उसे लगता है कि वो अभी भी हॉस्पिटल में है और डर जाता है, अब तो पूरी जिंदगी का बिल भरना पड़ेगा। तभी एक स्टेटस विंडो उसके सामने खुलती है, जिस पर लिखा होता है, वेलकम टू द मैजिकल कॉन्टिनेंट ऑफ एल्ड्रिया। एमसी शॉक हो जाता है, समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। जब वो मिरर देखता है तो समझ आता है कि उसका पूरा बॉडी बदल गया है। अब वो एक हैंडसम लड़का बन गया है, गोल्डन बालों के साथ। एक हफ्ते बाद उसे सब कुछ समझ आता है। हॉस्पिटल में मरने के बाद उसका रीइंकार्नेशन हो गया है और अब वो रायन एडगर नाम के लड़के के रूप में जी रहा है। रायन ग्रैंड ड्यूक एल्डेरियन एडगर का तीसरा बेटा है, एक भाई और एक बहन के साथ। वो समझता है कि एमसी इस घर का स्पॉइल्ड ब्रैट है, जिसे सब बहुत प्यार करते हैं, हर चीज दिलाते हैं, उसे कंफर्टेबल रखने के लिए सब कुछ करते हैं। अब एमसी को लगता है कि ये नया जीवन उसके पुराने दुखी जीवन का इलाज है। एल्ड्रिया एक ऐसी दुनिया है जहां सब कुछ मैजिक से चलता है। कैरडोरल एम्पायर इस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा ह्यूमन एम्पायर है और यहाँ एल्व्स और ड्वार्फ्स जैसी दूसरी रेसेस भी रहती हैं। एडगर फैमिली के पास 3 लाख किलोमीटर का टेरिटरी है और लगभग 10 लाख लोग उनके सब्जेक्ट्स हैं। एक नोबल होने के नाते एमसी के पास एक पर्सनल मेड भी है, जो उसकी सेवा करती है। एमसी को लगता है कि उसका ये मीठा लाइफ उसके पुराने स्ट्रगल्स का रिवॉर्ड है। एक दिन वो चाय पी रहा होता है जब उसकी मेड आती है और बताती है कि उसके फादर ने उसे बुलाया है। एमसी अपने फादर के कमरे में जाता है। ड्यूक पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? एमसी कहता है, नहीं मुझे नहीं पता। ड्यूक कहते हैं, तुम अब इतने बड़े हो गए हो कि अपना एक टेरिटरी संभाल सको, क्या तुमने डिसाइड किया है कहाँ जाना है? एमसी हैरान हो जाता है, उसने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। ड्यूक एक बड़ा मैप दिखाते हैं और बताते हैं कि उसका टेरिटरी नॉर्थ वेस्ट में होगा। वो कहते हैं कि वहां मैजिशियन कम है, इसलिए एरिया सेफ है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है फूड प्रोडक्शन। ड्यूक कहते हैं, हमारी लैंड अभी सिक्योर है, लेकिन एम्पायर का फ्यूचर उतना अच्छा नहीं दिख रहा, क्योंकि कैरिडोरल एम्पायर में पॉलिटिकल करप्शन और लॉर्ड्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। एमसी अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाहता है, क्योंकि रीइंकार्नेशन के बाद उसने सिर्फ केयर और लव देखा है। ड्यूक नोटिस करते हैं कि एमसी सोच में खो गया है और कहते हैं, इतना प्रेशर मत लो। एमसी पूछता है, अगर फूड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो रीजन इंप्रूव होगा ना? ड्यूक कहते हैं, बेटा ये सिर्फ एंथुजियाज्म से नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन चाहिए। उन्हें लगता है एमसी अभी बच्चा है और दुनिया नहीं समझता, लेकिन एमसी कॉन्फिडेंट है। उसके पास है ह्यूमन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का विजडम। वो मुस्कुराता है और कहता है, फादर फूड इशू मुझे छोड़ दीजिए। अब आती है आइसलिंग सिटी, जो अलेरियन के वेस्टर्न बॉर्डर पर है। नॉर्थ में ग्रैंड ड्यूक ऑफ सॉरेन, वेस्ट में एल्व्स का टेरिटरी और साउथ में समंदर है। तीन नेशंस के बीच होने की वजह से वहां लगातार वॉर होती रहती है। एक समय फर्टाइल जमीन थी, अब बैरन लैंड बन चुकी है। सिटी जाते समय एमसी सब पढ़ता है और समझता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए सबसे जरूरी चीज है लेबर फोर्स, और सिटी में यही नहीं है, तो उसे पॉपुलेशन बढ़ाने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। उसे तब पता चलता है कि उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है, सिस्टम स्कैन। इससे वो किसी भी इंसान के स्टैट्स देख सकता है। वो अपनी फैमिली पर यूज करता है और समझ जाता है कि इस दुनिया के लोग कैसे हैं। एमसी डिसाइड करता है कि अपने टेरिटरी में टैलेंटेड लोगों को रिक्रूट करेगा। उसके साथ उसकी मेड लिया भी होती है, जिसे ड्यूक ने भेजा है उस पर नजर रखने के लिए। दूसरी तरफ सिटी लॉर्ड और एक मास्क्ड आदमी बात कर रहे होते हैं। वो दोनों करप्ट हैं और सोच रहे हैं कि एमसी के आने पर क्या करना चाहिए। मास्क्ड आदमी कहता है, अभी कुछ मत करो, मास्टर के ऑर्डर का वेट करो। वो लोग डरते हैं कि एमसी उनका टैक्स फ्रॉड पकड़ लेगा, लेकिन मास्क्ड आदमी बोलता है उसे अकाउंटिंग के बारे में कुछ नहीं पता। थोड़ी देर बाद एमसी और लिया सिटी के पास पहुंचते हैं। वो देखता है कि जमीन बहुत फर्टाइल है, लेकिन पॉपुलेशन कम होने की वजह से सूनी पड़ी है। एमसी मैप देखता है और सोचता है, अगर एक कैनाल बनाई जाए जो सदर्न सीपोर्ट से जुड़ जाए तो ये इलाका फिर से जिंदा हो जाएगा। तभी उसके साथ एक छोटी लड़की आती है, जो अपने पिता से कह रही होती है, पापा प्लीज गैम्बलिंग मत करो, ये पैसे मम्मी के इलाज के लिए हैं। लेकिन उसका पिता नहीं मानता और लड़की पर हाथ उठाने लगता है। एमसी उस व्यक्ति को एक पंच मारकर उड़ा देता है। लिया तुरंत दौड़कर आती है और कहती है, नेक्स्ट टाइम लड़ाई करने से पहले मुझे बता देना, मैं प्रोटेक्टिव गियर रेडी कर लूंगी। एमसी कहता है,
वो तो इम्पल्सिव एक्ट था, टाइम ही नहीं मिला। फिर वो लड़की के पास जाता है, उसका नाम लिलियन होता है। एमसी सिस्टम से उसका स्टेटस चेक करता है और पता चलता है कि उसके पास एक स्पेशल फार्मिंग और हार्वेस्टिंग एट्रीब्यूट है। एमसी हैरान रह जाता है, सोचता है ये लड़की एग्रीकल्चर के लिए ब्लेसिंग है। वो डिसाइड करता है कि उसे अपने टेरिटरी में रिक्रूट करेगा। एमसी कहता है, चलो मेरे कैरेज में बैठ जाओ, हम भी टाउन जा रहे हैं। लिलियन मना करती है, मैं गंदी हूँ, कैरेज खराब कर दूंगी। एमसी मुस्कुराता है और कहता है, ये बस लकड़ी के तख्ते हैं, कोई खास चीज नहीं। और फिर वो पूछता है, आखिर ये गैम्बलिंग डेंस चल कैसे रही हैं जब यहाँ के लोग गरीबी से तड़प रहे हैं। लिलिन बताती है कि पिछली फॉल में ग्रैंड ड्यूक ऑफ सॉरेन ने टाउन पर हमला किया था, जिससे कई सोल्जर्स मारे गए थे। लेकिन जैसे ही इतना काफी नहीं था, उसी के बाद स्प्रिंग में एक भयंकर फ्लड आया, जिसने पूरी जमीन और फसलें बर्बाद कर दी। इससे वहां के लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई और एक वक्त का खाना भी जुटाना भी नामुमकिन सा हो गया। ये सुनकर एमसी टाउन की तरफ निकल पड़ता है। वो सोचता है कि अगर वो एक सेंसस कराए तो उसे पता चल जाएगा कि टाउन में कितने प्रोडक्टिव लोग बचे हैं। लेकिन उसका पहला कदम है लॉर्ड्स एस्टेट जाना, ताकि वो जान सके कि उसके पास डेवलपमेंट के लिए कितना कैश अवेलेबल है। एमसी लिलिन से पूछता है कि क्या उसे लॉर्ड्स एस्टेट का रास्ता पता है। वो जवाब देने वाली होती है कि तभी दूर से एक हॉर्समैन दिखाई देता है। वो आदमी घोड़े पर सवार होकर सब पर चिल्ला रहा होता है, रास्ते से हटो, तुम सब पेजेंट्स हो। वो एमसी के बहुत करीब आ जाता है और लगभग उसे कुचल देता, लेकिन लिया तुरंत उसे धक्का देकर बचा लेती है। वो घोड़े वाला आदमी अपने रास्ते चला जाता है, जबकि लिया गुस्से से भरी होती है। एमसी जल्दी से कहता है, लिया उसे जाने दो, क्योंकि वो पहले ही उसे अपनी बिग मेलन से दबा चुकी होती है। लिया थोड़ा पीछे हटती है और पूछती है, एमसी तुम ठीक तो हो। एमसी मुस्कुरा कर कहता है, हाँ तुम्हारी वजह से। फिर वो लिलिन से पूछता है कि वो आदमी कौन था। लिलिन बताती है कि वो एडविन फैमिली का यंग मास्टर है। वो ये भी बताती है कि शहर के सारे कसिनोज उसी के फैमिली के हैं। एमसी ये सुनकर मुस्कुराता है, क्योंकि पूरे शहर के कसिनोज अगर उसी फैमिली के हैं तो इसका मतलब है वो लोग बहुत अमीर हैं। एमसी के लिए ये राहत की बात होती है, क्योंकि वो सोच रहा था कि अपने डेवलपमेंट फंड्स कहां से लाएगा। एस्टेट जाने की बजाय एमसी कहता है, लिलियन मुझे कसिनो ले चलो। लिलिन तुरंत मना करती है, अगर आप वहां गए तो आपका सारा पैसा चला जाएगा। लेकिन एमसी उसे भरोसा दिलाता है, रिलैक्स, कोई कसिनो मुझे नहीं हरा सकता। एमसी अंदर कदम रखते ही देखता है कि एक आदमी 10 गोल्ड कॉइन्स के लिए गिड़गिड़ा रहा है, कह रहा है कि वो पैसे वापस कमा लेगा। वहीं दूसरी तरफ कोई आदमी चिल्ला रहा है कि वो जीत गया है। एमसी ये सब देखकर घृणा महसूस करता है। उसे पता है कि जब तक कसीनो जैसी जगहें मौजूद हैं, लोग कभी मेहनत से काम नहीं करेंगे। लिलियन पूछती है, एमसी क्या आप रेडी हैं एक्शन लेने के लिए? कसीनो पहले से ही सोल्जर से घिर चुका है। एमसी कहता है, रुको, मैं उस बड़े मछली का इंतजार कर रहा हूँ। वो एक अटेंडेंट के पास जाता है, जो पूछता है, सर कौन सा गेम खेलना चाहेंगे? एमसी कहता है, मुझे नहीं पता, बस कोई आसान गेम दिखा दो। अटेंडेंट मुस्कुराकर कहता है, सर हमारे पास आपके लिए 2 फ्री चिप्स हैं, ट्राई योर लक। एमसी दोनों चिप्स फेंकता है और वो एक स्मॉल बॉक्स पर गिरते हैं। अटेंडेंट्स चीयर करते हैं, लेकिन अंदर से उनकी मंशा कुछ और होती है। असल में वो गेम है सिग्बो, जो ईस्ट एशिया में पॉपुलर कसिनो गेम है। डाइस के टोटल सम के हिसाब से रिजल्ट स्मॉल या बिग माना जाता है। दोनों के चांसेस बराबर होते हैं। थोड़ी देर बाद अटेंडेंट कहता है, सॉरी सर आप हार गए। एमसी शांत आवाज में कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं जा रहा हूँ, भूख लगी है। अटेंडेंट तुरंत रोकता है, सर आप नहीं जा सकते, पहले अपना उधार चुका दीजिए। एमसी हैरान होकर पूछता है, कौन सा उधार? अटेंडेंट कहता है, वो 2 चिप्स जो आपने यूज की, वो मैंने आपको उधार दी थी। एमसी याद दिलाता है, तुमने खुद कहा था ऑन द हाउस। अटेंडेंट मुस्कुराता है और कहता है, सर कसिनो में कुछ भी फ्री नहीं होता, हर चिप की कीमत 100 गोल्ड कॉइन्स है और सर्विस चार्ज मिलाकर आप हमें 250 गोल्ड कॉइन्स देने हैं। फिर वो घिनौनी मुस्कान के साथ कहता है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो अपनी मेड को छोड़ जाइए। ये सुनते ही लिलियन भड़क जाती है, अपनी घटिया जुबान बंद रखो, तुम झूठे हो। वो एमसी की तरफ मुड़कर कहती है, इनकी बातों पर भरोसा मत करो, हर चिप की असली कीमत सिर्फ 1 सिल्वर कॉइन है। अटेंडेंट गुस्से से भर जाता है और लिलियन पर चिल्लाता है, तूने मेरी प्लान खराब कर दी, अब तुझे सिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एमसी उसे एक जोरदार पंच मारता है और वो उड़ जाता है। एमसी शांत खड़ा होता है और कहता है, किसने तुझे बोलने की इजाजत दी? वो पीछे मुड़कर देखता है और बाकी लोग अब भी अपने गेम्स में डूबे हैं। लेकिन एमसी का ये एक्ट बिना नोटिस हुए नहीं जाता। आखिरकार वो बिग फिश, जिसके इंतजार में एमसी था, सामने आ जाता है। वो गुस्से से कहता है, किसने हिम्मत की मेरे कसिनो में गड़बड़ करने की? कसिनो का मालिक उस लड़के को देखकर अपने गार्ड्स को हुक्म देता है कि जिन गैम्बलर्स ने रकस किया है उन्हें पीटो। उसके आदमी तुरंत उसकी बात मानते हैं और वो बाकियों को डराते हुए कहता है कि अगर ठीक से बिहेव नहीं करोगे तो तुम सबका भी यही हाल होगा। अंदर ही अंदर लिलियन खुद को दोष देती है। वो सोचती है कि ये सब नहीं होता अगर वो एमसी और लिया को कसिनो लेकर ना आती। उसे याद आता है कि एमसी ने उससे पहले कितनी बार मदद की है, तो वो हिम्मत करके आगे बढ़ती है और कहती है कि वो एमसी को स्कैम नहीं होने देगी। बाकी गैम्बलर्स हैरान रह जाते हैं।
उन्हें लगता है कि लिलियन का अब अंत हो गया, क्योंकि जिसने भी कसिनो ऑनर वर्सेलो को गुस्सा दिलाया है वो कभी सही हालत में नहीं लौटा। वर्सेलो पलटकर पूछता है, क्या तुम मुझसे बात कर रही है? लेकिन लिलियन रुकती नहीं। वो कहती है कि इस वर्सेलो के कसिनो ने न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं, और वो ये भी कहती है कि वो अपने नए मिले बिग ब्रदर को परेशान नहीं होने देगी, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान है। गुस्से से भरा वर्सेलो लिलियन की तरफ बढ़ता है। लिलियन वहीं खड़ी रहती है जैसे मार खाने को तैयार हो, लेकिन ठीक उसी वक्त एमसी उसका हाथ पकड़ लेता है। एमसी उसकी स्टैट स्कैन करता है और पता चलता है कि ये आदमी अंदर से बेहद घटिया है। उसकी लॉयल्टी सिर्फ 5 और स्पेशल एट्रीब्यूट्स हैं ब्लड, लस्ट और ब्रूटैलिटी। वर्सेलो एमसी की ओर देखकर पूछता है, तुझे मेरे तरीके पसंद नहीं आते? एमसी कहता है, उल्टा, मैं तो इम्प्रेस हूँ, क्योंकि इस दुनिया में वही बचते हैं जो स्ट्रांग होते हैं। फिर एमसी कहता है कि जो जीतेगा वही लास्ट में हंसेगा। ये सुनकर वर्सेलो हंस पड़ता है। उसे यकीन नहीं होता कि एमसी उसे फाइट के लिए चैलेंज कर रहा है। एमसी घिनौने अंदाज में कहता है, तुझे जानने की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूँ, बस एक बात जान ले। और जैसे ही वो ताली बजाता है, सोल्जर्स कसीनो में घुस आते हैं। एमसी खड़ा रहता है और उसके पीछे पूरी सोल्जर्स की लाइन लग जाती है। एमसी ठंडे अंदाज में कहता है, अभी तो लड़ाई मैं जीत रहा हूँ, तो हंसी भी मेरी होगी। उधर सिटी ऑफिशियल्स एमसी का इंतजार कर रहे होते हैं। ज्यादातर पहले से प्लान बना रहे होते हैं कि एमसी को अपने पक्ष में कैसे करें। यहाँ तक कि वर्सेलो का पिता एड्रियन भी सोच रहा होता है कि एमसी से अच्छे संबंध बना ले, लेकिन वो हैरान होता है कि उसका बेटा कहीं दिख नहीं रहा। थोड़ी देर बाद एमसी हॉल में पहुंचता है। ऑफिशियल्स उसके पास दौड़कर आते हैं, अपना परिचय देते हुए और गिफ्ट्स देते हुए। एमसी मुस्कुराकर कहता है कि चूंकि सब लोग आ गए हैं तो मीटिंग शुरू करें। वर्कर्स एक बड़ा बोर्ड लाते हैं जिसमें एक ड्राइंग बनी होती है। सभी ऑफिशियल्स कंफ्यूज हो जाते हैं। एमसी बताता है कि ये डैम का ब्लूप्रिंट है और उन्हें इसे सफल बनाना है। ऑफिशियल्स और उलझ जाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं होता कि डैम क्या होता है। एक तो सोचता है कि शायद ये मछली पकड़ने के लिए है। एमसी उन्हें कहता है कि वो सब समझाएगा। वो लिया से मैप मंगवाता है और बताता है कि हर साल उत्तर वाली नदी से फ्लड आता है। अगर वहां डैम बनाया जाए तो बारिश के मौसम में फ्लड रोका जा सकता है और ड्रॉट में क्रॉप्स को पानी दिया जा सकता है। ऑफिशियल्स दंग रह जाते हैं। ये आइडिया प्रोडक्शन बढ़ा देगा। उन्हें समझ में आने लगता है कि एमसी कोई साधारण लड़का नहीं। एक ऑफिशियल पूछता है कि एमसी आखिर उनसे क्या चाहता है। एमसी साफ साफ बोलता है, मुझे पैसे चाहिए। ये सुनते ही ऑफिशियल्स उदास होकर सर झुका लेते हैं। हमारे पास पैसे नहीं है। पीछे खड़े एड्रियन को लगता है एमसी बच्चा है जिसे दुनिया की समझ नहीं। एमसी ऑफिशियल से कहता है कि गरीबी का नाटक मत करो, क्योंकि दोपहर में उसने एक कसीनो रेड किया है और वहां से लगभग 50,000 गोल्ड कॉइन्स उठाए हैं। और वो कहता है कि ये तो बस एक कसीनो था, बाकी अभी बचे हुए हैं। ये सुनकर ऑफिशियल्स चौंक जाते हैं। उन्हें चिंता होती है कि अब उन्हें इस महीने कसीनो का प्रॉफिट नहीं मिलेगा। सब जानते हैं कि शहर के सारे कसीनोज एड्रियन चलाता है। ऑफिशियल सोचते हैं कि एमसी अब बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। एड्रियन भी गुस्से में आ जाता है। वो एमसी के पास आता है और कहता है कि कसीनो रेड करना कानून के खिलाफ है। बाकी ऑफिशियल्स भी उसका साथ देते हैं और कहते हैं कि कसीनोज लीगल बिजनेस है। एड्रियन सोचता है कि एमसी एक मूर्ख है जिसे लोगों को कंट्रोल करना नहीं आता। एमसी ऑफिशियल्स को याद दिलाता है कि जब उसने पैसे मांगे थे सबने गरीबी का रोना रोया था। फिर एमसी कहता है कि उसे पता है कि ऑफिशियल्स भी कसीनो में शामिल हैं और वो उन्हें आखिरी मौका दे रहा है, कसीनो छोड़ दो वरना मैं तुम्हारी तरफ छोड़ दूंगा। एड्रियन फिर धमकी देता है कि ग्रैंड ड्यूक तुमसे खुश नहीं होगा। बाकी ऑफिशियल्स भी बोलते हैं कि एमसी को अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए। एमसी कहता है कि चूंकि सबको कानून की बात ही करनी है तो सोल्जर्स को आदेश देता है, इन सबको अरेस्ट कर लो, अब इन्हें असली कानून समझाना है। MC also orders that the soldiers bring out the 2 guards from the casino. दोनों गार्ड्स पहले से ही बांधे हुए लाए जाते हैं। ये देखकर एड्रियन हैरान हो जाता है क्योंकि ये दोनों हमेशा वर्सेलो के साथ रहते थे। इससे साफ पता चलता है कि कुछ बहुत गलत हुआ है। MC एड्रियन से पूछता है कि क्या वो इन दोनों को जानता है। एड्रियन कहता है कि वो नहीं जानता और MC से पूछता है कि वो क्यों पूछ रहा है। MC शांत होकर बताता है कि चिंता मत करो, बस इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज दोपहर इन्हीं दोनों ने मेरी असैसिनेशन की कोशिश की थी। MC ये भी बताता है कि दोनों ने दावा किया कि शहर का कोई बड़ा इंसान इन्हें सपोर्ट कर रहा है। MC सोल्जर्स को बोलता है कि दोनों को छोड़ दो ताकि देखा जा सके कि कमरे में कोई इन्हें पहचानता है या नहीं। ऑफिशियल्स पहले से पैनिक में है क्योंकि ये दोनों वर्सेलो के फॉलोअर्स हैं और अगर ये बोल पड़े तो पूरा मामला एड्रियन पर आ जाएगा। एड्रियन भी ये समझ जाता है और तुरंत एक नाइफ निकालकर दोनों को वहीं पर ब्रूटली मार देता है, ये दिखाते हुए कि जैसे उन्होंने ड्यूक के बेटे पर हमला किया हो। किसी के समझने से पहले ही वो दोनों को काट डालता है। इसके बाद वो MC की तरफ मुड़कर कहता है कि उसे गुस्सा आ गया था इसलिए वो इतना जल्दी रिएक्ट कर गया और MC चाहे तो उसे सजा दे सकता है। MC उल्टा उसकी तारीफ करता है कि उसके अंदर जस्टिस की स्ट्रॉन्ग सेंस है। एड्रियन इसे कूल बनकर स्वीकार करता है कि उसने वो किया जो जरूरी था। ये था आपके पार्ट 4 का पूरा नरेशन। क्या आप अगला पार्ट सुनना चाहेंगे? MC सोल्जर्स को अगले आरोपी को लाने का आदेश देता है ताकि देखा जा सके कि एड्रियन जैसे और नोबल लोग हैं या नहीं। तभी वर्सेलो को घसीटते हुए कमरे में लाया जाता है। वो चिल्ला रहा है कि उसका बाप शहर का सबसे बड़ा नोबल है। एड्रियन के होश उड़ जाते हैं जब वो देखता है कि उसका बेटा पकड़ा गया है। इसी वजह से वो उसे पहले नहीं ढूंढ पाया था। वर्सेलो सर्वेंट्स के डेड बॉडीज देखकर MC पर चिल्लाता है और पूछता है कि उसने उन्हें क्यों मारा। वो MC को धमकी देता है कि जैसे ही वो आजाद होगा MC को टॉर्चर करके मार डालेगा।
एमसी इसी मौके को पकड़ता है और बोलता है कि देखो, ये ओपनली मुझे टॉर्चर और मारने की बात कर रहा है। वर्सेलो फिर से बोलता है कि वो शहर में अनटचेबल है और एमसी मर चुका समझे। एमसी हंस देता है और बोलता है कि तुम सबसे ज्यादा ब्रेव आदमी हो जिससे मैं मिला हूँ। फिर एमसी हटता है ताकि वर्सेलो अपने पिता को देख सके। वर्सेलो जोर से हंसकर कहता है कि एमसी गया काम से क्योंकि उसका पिता यहाँ है। लेकिन तभी एड्रियन चिल्लाता है कि चुप रहे और घुटनों पर बैठ जा। वर्सेलो शॉक्ड रह जाता है। वो पूछता है कि आखिर हो क्या रहा है। एड्रियन उसे अनदेखा करते हुए उसे घुटनों पर गिरा देता है। एड्रियन एमसी से हाथ जोड़कर कहता है कि उसका बेटा यंग और नाइव है, उसे माफ कर दो। वो ये भी कहता है कि वो अपनी सारी वेल्थ दे देगा, बस उसके बेटे की जान बख्श दो। तभी वर्सेलो को याद आता है कि पिछले दिन उसके पिता ने कहा था कि एमसी शहर में आने वाला है और उसे क्लोजर होना चाहिए। अब डर के मारे वो एमसी से पूछता है कि क्या वो ड्यूक का बेटा है। एमसी मुस्कुराते हुए कहता है कि इतने सारे सोल्जर्स को देखकर ही समझ जाना चाहिए था। वर्सेलो तुरंत सर झुकाकर माफी मांगता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। एड्रियन भी घुटनों पर बैठकर अपने परिवार की तरफ से लॉयल्टी की कसम खाता है। एमसी फिर कहता है कि एड्रियन अपनी सारी इलीगल कमाई सरेंडर करे, तभी उसकी सुरक्षा की गारंटी मिल सकती है। एड्रियन सिर झुकाकर तभी एड्रियन हिम्मत करके एमसी को बताता है कि सिटी लॉर्ड एल्ड्रिच बाहरी फोर्सेस से मिलकर एमसी के पिता को बिट्रे करने वाला है। ऑफिशियल्स शॉक में आ जाते हैं, लेकिन एक्टिंग करते हुए एड्रियन पर चिल्लाता है कि ये कैसी बकवास है। वो आदेश देता है कि एड्रियन और अच्छे लोगों को एग्जीक्यूट कर दो, लेकिन एल्ड्रिच खुश हो जाता है। उसे लगता है कि एमसी बहुत मूर्ख है। एमसी के पास आकर झुककर लॉयल्टी की बात करता है और कहता है कि वो कभी रिबेलियन नहीं करेगा। एमसी मुस्कुराता है, उसे उस पर यकीन। हाउएवर, एमसी ने एल्ड्रिच के स्टैट स्कैन किए और देखा कि वो बहुत लालची इंसान है। बाद में जब वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, एमसी को महसूस होता है कि नोबल्स ने मिलकर लगभग 1 लाख गोल्ड कंट्रीब्यूट किया है, जो पूरे 2 साल का टैक्स बनता है। लिया कमरे में आती है और उसकी ब्लैक टी देती है, फिर पूछती है कि एड्रियन ने जो कहा उसका क्या करेगा, क्योंकि अगर सच में एल्ड्रिच बगावत कर रहा है तो एमसी खतरे में आ जाएगा। एमसी लिया को शांत होने के लिए कहता है, बोलता है कि वो उसकी चिंता समझता है, लेकिन जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। एमसी कहता है कि उसे पता है कि एल्ड्रिच बगावत कर रहा है, लेकिन वो अभी अपने कार्ड्स नहीं खोल सकता। लिया पूछती है कि एमसी रुक क्यों रहा है। एमसी समझाता है कि उसे पहले ये पता करना है कि एल्ड्रिच के लिए काम कौन कर रहा है, क्योंकि एमसी सामने दिख रहा है लेकिन उसके दुश्मन छुपे हुए हैं। अगर उसने गलत कदम उठाया तो पूरा शहर केओस में चला जाएगा। एमसी चाहता है कि एल्ड्रिच को ये लगे कि उसे कुछ पता नहीं, ताकि वो आराम से सबूत और जानकारी इकट्ठा कर सके। इस बीच एल्ड्रिच गिल्ड मास्टर मैल्कम से बात कर रहा होता है। एल्ड्रिच बूढ़े आदमी को कहता है कि जल्दी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि एमसी अभी जवान है और ड्यूक को अपनी काबिलियत दिखाने में बिजी है। लेकिन मैल्कम को लगता है कि एल्ड्रिच का साथ देने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि एल्ड्रिच के पिता भी मैल्कम जैसे विजिट करते थे। अंदर ही अंदर एल्ड्रिच खुश है क्योंकि एमसी किसी तरह गिल्ड को अपने खिलाफ कर चुका है। गुस्से में वहां से निकल जाता है, बोलता है कि उसे एमसी से बात करनी है। एल्ड्रिच मुस्कुराता है क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि एमसी ने मैजिकल गिल्ड का छत्ता छेड़ दिया, जिससे वो शहर में खुला निशाना बन जाएगा। अगले दिन लिया एमसी के चेंबर में आती है और बताती है कि मैल्कम उससे मिलना चाहता है। एमसी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे पता नहीं मैल्कम कौन है। एमसी अपने ऑफिस से बाहर निकलता है मैल्कम को देखने के लिए, लेकिन बाहर आकर पता चलता है कि मैल्कम कोई आम आदमी नहीं बल्कि गिल्ड मास्टर है। मैल्कम चिल्लाते हुए पूछता है कि एमसी ने विजर्ड्स गिल्ड का अपमान क्यों किया। एमसी जेन्युइन कंफ्यूजन दिखाता है और पूछता है कि कब उसने विल्ड का अपमान किया। मैल्कम एक रिक्रूटमेंट लेटर निकालता है जो एमसी ने साइन किया था। उसमें साफ लिखा था कि डैम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में विजर्ड्स अलाउड नहीं है। मैल्कम इसे सीधा इंसल्ट मानता है। एमसी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि विजर्ड्स भी फिजिकल लेबर वाले काम लेते हैं। मैल्कम एक्सप्लेनेशन मांगता है, नहीं तो वो सारे विजर्ड्स को एमसी के खिलाफ कर देगा। फिर एमसी सिस्टम से मैल्कम के स्टैट्स चेक करता है। उसकी लॉयल्टी काफी अच्छी होती है और वो नॉलेज सीकिंग इंसान होता है। एमसी समझ जाता है कि किसी ने मैल्कम को भड़काया है। एमसी उसे समझाता है कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और वो विजर्ड्स गिल्ड का अपमान नहीं कर रहा था। एमसी उसे 3 रीजंस बताता है कि वो विजर्ड्स को डैम कंस्ट्रक्शन में क्यों नहीं ले रहा है। उनका माना लिमिटेड होता है, डेडलाइन पर काम पूरा नहीं होगा। विजर्ड को हायर करना बहुत महंगा है, जितने पैसों में एक विजर्ड आएगा उतने में 10 लेबरर्स मिल जाएंगे। विजर्ड्स आराम की जिंदगी जीते जबकि आम लोग अनदेखे रह जाते हैं, और शहर का लीडर होने के नाते उसे सिविलियंस का भी ध्यान रखना है। मैल्कम कहता है कि उनके दुनिया में सब कुछ मैजिक से चलता है और जिनके पास मैजिक नहीं वो विजर्ड से नीचे हैं। एमसी मानता है कि मैल्कम जो कह रहा है वो सच है, लेकिन एमसी कहता है कि उसे ये सिस्टम पसंद नहीं है। वो चाहता है कि लोग समझें कि सिविलियंस विजर्ड से कम नहीं है। मैल्कम एमसी को धमकी देता है कि अपना स्टेटमेंट वापस लो वरना गिल्ड तुम्हारा दुश्मन बन जाएगी। एमसी गुस्से में उसे टोन सुधारने को कहता है, नहीं तो वो लिया को उसका गला काटने का ऑर्डर दे देगा। लिया तुरंत नाइफ मैल्कम की गर्दन पर रख देती है। मैल्कम डर जाता है और पूछता है कि एमसी क्या कर रहा है। एमसी बताता है कि ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि इस बारे में कानून मौजूद है। अगर मैल्कम एमसी को परेशान करेगा तो वो उसे मरवा सकता है और कोर्ट उससे ज्यादा एमसी का साथ देगा। मैल्कम फाइनली डरकर हाथ जोड़ देता है और अपनी जान की भीख मांगता है। एमसी नोटिस करता है कि इतनी खतरनाक सिचुएशन के बावजूद मैल्कम की लॉयल्टी कम नहीं हुई। एमसी समझ जाता है कि मैल्कम सिर्फ इस्तेमाल हुआ है, बुरा इंसान नहीं है।
एमसी लिया को कहता है कि नाइफ हटा दे और लिया ऐसा करती है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, उसने 10 लोगों पर अपनी इन्वेस्टिगेटिव एबिलिटी यूज कर ली है, मतलब उसका नॉविस क्वेस्ट कंप्लीट हो गया है, उसे उसका रिवॉर्ड मिल गया है और नया क्वेस्ट आया है, 5 हाई स्टैट कैरेक्टर्स हासिल करो। एमसी खुश होकर रिवॉर्ड चेक करने जाता है। उधर मैल्कम को बिल्डिंग से बाहर निकालने के बाद एल्ड्रिच उससे मिलता है और पूछता है कि एमसी के साथ मीटिंग कैसी गई। मैल्कम गुस्से में कहता है कि एमसी ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे बिल्डिंग से बाहर फेंक दिया। एल्ड्रिच अपनी इविल स्माइल देता है और कहता है कि उसके एल्ड्रिच कहता है कि वो मैल्कम का दिमाग घुमा देगा और एमसी को भी मजबूर कर देगा कि वो उसके सामने झुककर बात करे। एल्ड्रिच बोलता है कि जब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एमसी के लिए काम करने से मना कर देंगे, तब एमसी खुद ही उसके पास रोता हुआ आएगा। मैल्कम को यह सुनकर शक होता है और वो एल्ड्रिच से पूछता है कि लोग एमसी का ऑफर अच्छा होने के बावजूद उसके लिए काम क्यों नहीं करेंगे। एल्ड्रिच कहता है कि एमसी उन पेजेंट से निराश होगा क्योंकि वे लोग हमेशा लेटे रहने वाले कामचोर हैं। मैल्कम पहले एल्ड्रिच का ऑफर ठुकरा देता है, कहता है कि उसे बस एमसी के विजर्ड्स को हायर ना करने वाली बात से दिक्कत थी, बाकी वो एमसी की प्लान को खराब करने में इंटरेस्ट नहीं रखता। पर एल्ड्रिच बार बार पेजेंट्स को बेकार लोग बोलकर मैल्कम का माइंड बदल देता है। मैल्कम मान जाता है कि ठीक है, एक बार आइडिया ट्राई कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद लोगों को डैम कंस्ट्रक्शन का एप्लीकेशन नोटिस बोर्ड पर दिखता है। बेनिफिट्स, रोज 3 मील्स, रोज की पेमेंट दिन के एंड में, पेमेंट कभी लेट नहीं होगी, सबके साथ बराबरी का व्यवहार होगा। लोग शॉक हो जाते हैं, सोचते हैं ये ऑफर सच होने के लिए बहुत ही अच्छा है। उनका भरोसा नहीं बन रहा क्योंकि नोबल्स ने हमेशा उन्हें लूटा है। सब लोग बुरा भला बोल रहे होते हैं, तभी लिलियन आती है और डांटती है कि एमसी के बारे में गलत मत बोलो। वो कहती है कि एमसी ने उसे भरोसा दिलाया है कि वो सबकी जिंदगी बेहतर करेगा। लोग हंसने लगते हैं, कहते हैं लिलियन बेकार बातें कर रही है। कुछ तो ये भी बोलते हैं कि शायद उसे एमसी पसंद है, इसीलिए उसका साइड ले रही है। लिलियन उनकी बात इग्नोर करती है और अटेंडेंट से कहती है कि वो और उसके पिता डैम प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अटेंडेंट उसका पिता को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन लिलियन को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि एमसी ने स्ट्रिक्टली कहा है कि 18 साल से कम उम्र के वालों को काम पर ना लिया जाए। अटेंडेंट लिलियन के पिता को बताता है, रोज 8 घंटे काम, 3 टाइम खाना, रोज के 10 कॉपर की पेमेंट दिन के एंड में। साथ ही कहता है कि नीचे हैंडप्रिंट लगा दो और कल कंस्ट्रक्शन साइट आ जाना। तो लिलियन अपने पिता से कहती है कि मेहनत से काम करना। उसके पिता उसे भरोसा दिलाते हैं कि वो जुआ कभी नहीं खेलेगा और एमसी को निराश नहीं करेगा। वो कहते हैं कि लिलियन घर पर माँ के साथ रहे क्योंकि माँ की तबीयत खराब है। अटेंडेंट पूछता है कि क्या सच में उसकी पत्नी बीमार है, और जब लिलियन के पिता कंफर्म करते हैं, अटेंडेंट बताता है कि एमसी ने ऑर्डर दिया है कि डैम पर काम करने वाले परिवार वर्कर क्वार्टर्स में टेम्परेरीली शिफ्ट हो सकते हैं। लिलियन के पिता इतना शॉक और इमोशनल हो जाते हैं कि रोते हुए जमीन पर बैठ जाते हैं। भीड़ की नजर बदल जाती है। सबको लगता है कि शायद एमसी सच में अच्छा है और पहली बार उन्हें कोई नोबल इंसान की तरह ट्रीट कर रहा है। कुछ ही देर में लंबी लाइन लग जाती है प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करने की। उधर अपने चेंबर में सिस्टम एमसी को बताता है कि उसे रिवॉर्ड में लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी का ब्लूप्रिंट मिला है। एमसी परेशान है क्योंकि जनरेटर ही नहीं है, बैटरी का क्या करेगा। वो सोचता है क्या सिस्टम उससे उम्मीद कर रहा है कि बैटरी पकड़कर बिजली गिरने दे। साथ ही न्यू क्वेस्ट भी आया है, 5 हाई स्टैट कैरेक्टर्स ढूंढने का। एमसी सोच रहा था लिया को ट्रेन कर ले, लेकिन उसकी स्टैट्स पहले ही लगभग मैक्स हैं, इसलिए वो डिसाइड करता है कि शहर जाकर नए टैलेंट्स ढूंढेगा। थोड़ी देर बाद लिया आती है कि लिलियन मिलने आई है। लिलियन बताती है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर हालत खराब है, लोग काम नहीं कर रहे, सब थके और अजीब महसूस कर रहे हैं। एमसी साइट पर पहुंचकर लिलियन के पिता रॉक को स्कैन करता है और शॉक हो जाता है। स्टैट्स में दिखता है कि वो कर्स्ड है, कि वर्कर्स बीमार नहीं है, उन्हें कर्स किया गया है। जमीन के नीचे एक अजीब स्टोन दबा है जो डार्क एनर्जी निकालकर वर्कर्स को कमजोर कर रहा है। एमसी अपनी स्किल प्रोस्पेक्टिंग यूज करने का फैसला करता है, जो वो कंस्ट्रक्शन शुरू होने तक रोक कर रख रहा था, लेकिन अब हर हाल में उसे स्किल इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ये स्किल एमसी को किसी भी टारगेट एरिया में रॉक्स, स्ट्रेटा, फॉर्मेशंस, मिनरल्स और बाकी लैंडफॉर्म्स की स्थिति एनालाइज करने देती है। फिर एमसी सिस्टम को आदेश देता है कि एरिया का जियोलॉजिकल कंडीशन एनालाइज करो। सिस्टम आदेश लेता है और बताता है कि वो 10 किलोमीटर रेडियस तक जियोलॉजिकल कंडीशन चेक कर रहा है। एमसी डिसअपॉइंटेड हो जाता है क्योंकि एरिया में ना पेट्रोलियम है और ना मेटल्स, लेकिन उसे एरिया में कुछ अजीब सा लोकेट होता है। रॉक को उस जगह की तरफ इशारा करता है जहां उसे खोदना है। रॉक आदेश मानता है और कहता है कि वो थका हुआ है लेकिन फिर भी खोद सकता है। कुछ देर में रॉक एक सस्पिशियस सा पत्थर निकालता है जो फेंट मैजिक रेज निकाल रहा होता है। लिया भी शॉक रह जाती है क्योंकि मैजिक इतना हल्का है कि वो डिटेक्ट नहीं कर पाई। वो सोचती रह जाती है कि एमसी ने ये कैसे महसूस किया। सीओ ने क्रिस्टल निकालकर एक बॉक्स में रखने को कहता है। फिर एमसी लिया से पूछता है कि किसी पर कर्स होने पर बीजीएम फेड आउट होने पर उसके साथ क्या किया जाता है। लिया बताती है कि वो लोग चर्च जाते हैं जहां प्रीस्ट कर्स हटाता है, या फिर विजर्ड्स गिल्ड के बड़े विजर्ड के पास जाते हैं। विजर्ड्स गिल्ड सुनकर एमसी की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। वो लिलियन से कहता है कि अपने पिता को लेकर आओ क्योंकि उन्हें एक प्रीस्ट ढूंढना है। लिलियन घबरा जाती है और पूछती है कि क्या सच में कर्स्ड है। एमसी उसे भरोसा दिलाता है कि चिंता मत करो, जिसने भी ये किया है वो बचेगा नहीं। कुछ देर बाद एमसी चर्च पहुंचता है जहां एक सेंटिस्ट उसका स्वागत करती है।
उसे कुछ भी कहने से पहले एमसी सिस्टम को कहता है कि इस महिला की जानकारी निकालो। सिस्टम बताता है कि उसका नाम आयुरा है और वो एक एल्फ है, लेकिन उसकी लॉयल्टी लेवल काफी हाई है। आयुरा खुद को इंट्रोड्यूस करती है और पूछती है कि एमसी को क्या चाहिए। एमसी बताता है कि रॉक कर्स्ड है और वो उसका इलाज कर सकती है या नहीं। आयुरा रॉक को चेक करती है और कंफर्म कर देती है कि रॉक सच में कर्स्ड है। एमसी पूछता है कि कर्स हटाएगी। आयुरा तुरंत डिवाइन एनर्जी का एक बॉल रॉक पर छोड़ती है और कर्स हट जाता है। रॉक को बताता है कि वो अब बिल्कुल नया महसूस कर रहा है। एमसी कहता है कि जल्दबाजी मत करो, पहले बाकी समस्याएं हल करनी पड़ेंगी। फिर एमसी आयुरा को वो काला जेम दिखाता है जो कंस्ट्रक्शन साइट से मिला था। आयुरा बताती है कि ये डार्क क्रिस्टल है जिसमें कर्स लगाने के लिए काफी मैजिक भरा गया है, लेकिन ये असली बीजीएम फेड आउट कर्स से ज्यादा एक प्रैंक जैसा है। आयुरा कहती है कि कास्टर चाहे तो इसी पावर से किसी को मार भी सकता था, लेकिन वो बस लोगों को थकान महसूस करा रहा है। एमसी पूछता है क्रिस्टल बनाना आसान है क्या। आयुरा कहती है कि क्रिस्टल रोजाना कंस्ट्रक्शन साइट में छुपा कर रखा जा सकता है। एमसी हैरान होता है कि प्रोजेक्ट के बारे में पता है। वो कहती है कि प्रोजेक्ट नागरिकों के लिए है तो उसे जरूर पता होगा। मेलकम को सबक सिखाने का मन बनाता है। एमसी पूछता है कि पूरी कंस्ट्रक्शन साइट का कोई तरीका है क्या। आयुरा कहती है कि मुश्किल होगा और क्रिस्टल रोज नहीं मिलेगा, और सारे वर्कर्स अगर क्रिस्टल खोजेंगे तो कंस्ट्रक्शन रुक जाएगा। मॉन सोच में पड़ जाता है कि मेलकम से बात करनी चाहिए या नहीं। आयुरा कहती है कि उसके पास कोई है जो एमसी की मदद कर सकता है। वो एक नोट देती है जो लेडी सेलेना के घर का पता बताता है, जो विजर्ड्स गिल्ड की एक्स प्रेसिडेंट है। एमसी जानता है कि उसे किसी तरह सेलेना को मनाना होगा। तभी लिया कुछ महसूस करती है और एमसी को धक्का दे देती है। अगले ही पल एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है, दरवाजा उड़ जाता है और एमसी सलीना को देखता है जो खतरनाक स्पेल्स ट्राई कर रही होती है। वो कुछ डेंजरस स्पेल पर काम कर रही है और जो भी टूटे उसे परवाह नहीं। एमसी उसके पास रिक्वेस्ट लेकर जाता है, लेकिन सलीना मना कर देती है। कहती है कि वो मैजिकल डिवाइसेस पर रिसर्च कर रही है। एमसी पूछता है कि क्या वो वॉन्ड्स बना रही है। सलीना हंस पड़ती है और कहती है कि बकवास मत करो। लिया बीच में बोलती है कि सलीना को एमसी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। सलीना लिया में इंटरेस्ट ले लेती है क्योंकि उसकी मैजिक अफिनिटी बहुत हाई होती है। वो अपना अप्रेंटिस बनने का प्रस्ताव देती है और कहती है कि काम होने के बाद वो एमसी की मदद करेगी। लिया गुस्से में आ जाती है, लेकिन एमसी ऐसे शांत करता है। एमसी पूछता है कि क्या टेबल पर जितने मैजिकल आइटम्स रखे हैं वो उसी ने बनाए हैं। सलीना करती है हाँ, लेकिन वो सब फेलियर्स हैं। वो एमसी को बताती है कि वो एक ऐसा डिवाइस बनाना चाहती है जो उसकी पावरफुल इलेक्ट्रिक मैजिक स्टोर कर सके। इलेक्ट्रिक मैजिक सुनकर एमसी का दिमाग घूम जाता है। एमसी पूछता है कि क्या वो इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने वाला डिवाइस बना रही है। सलीना कहती है हाँ, लेकिन सब डिवाइसेस एक्सप्लोड हो जाते हैं और वो चाहती है कि वो अपना काम कर सके। एमसी कहता है कि उसके पास बिजली स्टोर करने का तरीका है, कि अगर वो तरीका बताता है तो सलीना उनकी मदद करेगी या नहीं। सलीना कहती है कि अगर एमसी कामयाब हुआ तो वो मैल्कम को भी नियंत्रण में कर देगी और बाकी विजर्ड्स भी एमसी की बात सुनेंगे। लेकिन अगर एमसी फेल हुआ तो वो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदार नहीं होगी। तीनों बाहर आते हैं और एमसी खुश है क्योंकि उसे बिजली चाहिए थी। एमसी लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी का ब्लूप्रिंट निकालता है और विजर्ड्स को प्राइमरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर बनाना चाहता है जब तक हाइड्रोलिक जनरेटर्स न बन जाएं। थोड़ी देर में एमसी बैटरी बनाकर सलीना को दिखाता है। सलीना डरती है कि बैटरी फट जाएगी। एमसी बताता है कि बैटरी की कैपेसिटी 180 वॉट पर केजी है। सलीना बैटरी फटती नहीं। एमसी मुस्कुराकर पूछता है कि क्या वो खत्म हो गई, क्योंकि बैटरी अभी भी और ले सकती है। सलीना ईगो में आकर और इलेक्ट्रिसिटी छोड़ती है, पर वो खुद बेहोश हो जाती है जबकि बैटरी सेफ रहती है। सलीना हैरान होती है कि बैटरी उसकी मैजिक स्टोर कर पाई। एमसी चेक करता है, बैटरी 87% चार्ज है। एमसी चौंक जाता है क्योंकि इतनी बिजली से 3000 किलोमीटर तक वाहन चल सकता है। एमसी खुश है कि सलीना में इतना आउटपुट है। एमसी बताता है कि वो खुद भी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकता है और वो शहर में सबको इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है। सलीना को यकीन नहीं होता क्योंकि मैजिक आसानी से नहीं सीखा जाता। एमसी बताता है कि उसके पास बैटरी से भी पावरफुल मैजिकल डिवाइसेस हैं और अगर सलीना साथ दे तो वो सबके लिए चीजें बेहतर बना देगा। उधर मैल्कम अपने कमरे में आराम से बैठा एमसी के भीख मांगने का इंतजार कर रहा है। तभी सलीना कमरे में घुसती है और मैल्कम के होश उड़ जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स दिखाना तो ही आएगा, वरना नहीं आएगा।